स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइन्यूक्लियोटाइड। जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि कुछ न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जो कि डीएनए आरएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन कुछ डाइन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंट फंक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कौन से हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है और ये कैसे बनते हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड नाम से ही जाहिर है, और कैसे जाहिर है कि फ़र्ज़ करें ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। जब मोनोन्यूक्लियोटाइड के दो मॉलिक्यूल हो और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाएं, मतलब दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लें, तो अब ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइन्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो मोनोन्यूक्लियोटाइड के कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद वजूद में आता है, उनसे बनता है, ये डाइन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल कहलाता है। अब डाइन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएं तो एक्चुअली कैसे बनता है, सबसे पहले वो तमाम शराइत पूरी करेंगे। ये पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल एक यहाँ पर भी बनाएंगे क्योंकि डाइन्यूक्लियोटाइड दो होने चाहिए हमारे पास, लेकिन इस केस में हम थोड़ा सा इसको उल्टा करके बनाएंगे ताकि हमें बॉन्डिंग का प्रोसेस प्रॉपर्ली समझ में आ सके। ये कार्बन नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि इनकी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। ये नाइट्रोजन बेस आ गई, मिसाल के तौर पे एडेनिन होती है इसमें भी आमतौर पे, ये इसकी नाइट्रोजन बेस आ गई। और फिर इसके बाद होते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब जो इनका फॉस्फोरिक एसिड है ये कार्बन नंबर 5 पे मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होने लगती हैं तो इनके जो फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि एक फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्डिंग के बाद ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यानी डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है कि जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ, यानी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे मोनोन्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इस डाइन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो एग्जाम्पल है हमारे बॉडी के अंदर वो है NAD। NAD जो होता है ये कहलाता है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये हो गया निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये मॉलिक्यूल है जो हमारे बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है। और ये NAD हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्ट एज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। और ये कोएंजाइम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विटामिन से। तो विटामिन से कोएंजाइम को हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं और वो फिर कोएंजाइम एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ अटैच होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में, NAD वाला भी और ATP के हवाले से भी। और ये जो कोएंजाइम होता है NAD ये इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक साथ परफॉर्म होना शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो NAD हमारे बॉडी के अंदर कोएंजाइम भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और इसके साथ साथ ये एनर्जी कैरी भी करता है।